मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद वीडियो आप सभी का मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन यहाँ पे जो भी दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आधार पर जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं तो उस हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और एक धमाकेदार जीके और जीएस की जो तैयारी होगी तुम्हारी, जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन सभी को एक समराइज किया है मैंने सभी चीज़ों को। और उनके आसपास से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से अब क्या क्वेश्चन नया बन सकता है। भाई 45 शिफ्ट में जो 2023 की जो शिफ्ट हुई है 45 शिफ्ट हुई थी, तो उसमें से जीके की जो 50 क्वेश्चन है मैंने वो रोज करवाऊंगा तुम्हें। और उसमें से जो क्वेश्चन निकाल के उनमें से अपन रोज क्वेश्चन करेंगे भाई क्या क्या क्वेश्चन अगली एग्जाम में भी उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से अपने इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे भाई किस हिसाब से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है। और अपन उसके हिसाब से उसके आसपास की जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे पंचवर्षीय योजना से पिछली बार जो भी क्वेश्चन आया है वो अब इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो अपन पंचवर्षीय योजना का सारा रिवीजन कर लेंगे। इसी प्रकार से कोई भी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, रोल एक्ट है, अगर वहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया तो अभी भी पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, ये सभी जो भी इंडिया लेवल के फिर स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम है उनमें से ऐसे तुम्हारे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई जैसे अपन कहीं से भी कोई भी नृत्य पूछा जाता है तो अपन इस स्टेट के सारे नृत्य भी यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे ताकि अपना कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। और तुम्हारे लिए डेली क्लासेस आती है यूट्यूब पे जीके जीएस की, और हम हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसको और भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि तुम्हें हर चीज़ दे सके। यहाँ पे मैथ की तुम्हारे लिए फैकल्टी आ चुकी है, बाकी मैं तुम्हें जीके जीएस पढ़ा ही रहा हूँ। और तुम्हारे रीजनिंग के सेट भी यहाँ पे चलेंगे बाकी, और कंप्यूटर सेट में जो है पूर्ण सोलंकी से तुम्हारे बीच में आने वाले हैं वो भी तुम्हें जल्द से कंप्यूटर यहाँ पे करवाएंगे। तो हाँ का आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवा के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे ये है, जो ये पिछले साल जो 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या था ये निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई जो ग्रामीण संदेयता समूह उधार मॉडल का उदाहरण है। तो देखो अपन को इसमें क्या करना है कि अपन को पूछता है कि एनबीएफसी क्या होती है। तो एनबीएफसी एक ऐसी चीज होती है, ये होती है नॉन बैंकिंग। क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग तो इसमें होती है कि ऐसा बैंक होता है जो कानूनी रूप से तो बैंक को परिभाषित नहीं करता, लेकिन कि जो बैंक की जो सेवाएं हैं जैसे पैसे वगैरह देना, लोन वगैरह देना, वो सारी चीजें करता है। क्या होता है? नॉन बैंकिंग, मतलब जिसमें कानूनी रूप से तो बैंक को परिभाषित नहीं करता लेकिन आता आरबीआई के अंडर में है। तो ऐसी चीज किसी ने यहाँ से आया कि भाई एनबीएफसी से जो तुम्हारा बैंक इकोनॉमिक्स में जो एनबीएफसी टॉपिक होता है, तुम अगर कहीं से भी अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है तो तुम एक लूसेंट बुक आती है वहाँ से कहीं से तुम रिवीजन कर लो उस चीज़ का, एनबीएफसी के बारे में जरूर से पढ़ के जाओ, तुमको एक क्वेश्चन ऐसा मिलने को मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा भी जो ग्रामीण संदेयता है एनबीएफसी कौन सा है? इसमें से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। कौन सा है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है। कौन सा है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। अभी ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसके जैसा एक और क्वेश्चन नया बना देगा एग्जामिनर, इसके आसपास से एक नया क्वेश्चन उठा लेगा। मैं भी एनबीएफसी क्या होता है, क्या विशेषता है ना, तो वो सारी चीज तुम पढ़ के जाना यहाँ पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखो चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्षण है। देखो अब अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखें, पंचवर्षीय योजनाओं से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से होती है। और अपना जो भारत में भी जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की है तो कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान होता था अपने पहले, अब तो नीति आयोग, अब तो क्या है अपना नीति आयोग आ गया, लेकिन पहले क्या था? योजना आयोग चलता था। योजना आयोग जो है अपनी पंचवर्षीय योजना बनाता था। तो सबसे पहले जब योजना आयोग आया था अपना 1950 में आया था, तो उससे पहले जो रूस अपने ने कहाँ से लिया है, जो पंचवर्षीय योजना जो प्लान अपने ने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। मतलब जो रूस है, पहले रूस को बोलते थे कि यूएसएसआर, सारा एक था ना रूस, तो वहाँ से अपन ने ये लिए पंचवर्षीय योजना को जो प्लान कहाँ से लिया है? रूस से लिया। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि जो पंचवर्षीय योजना है भारत ने कहाँ से ग्रहण की है, तो वहाँ से की है, रूस से ग्रहण की है पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद में अपने यहाँ पे जब अपने स्वतंत्रता होते हैं, जब 1947 में अपने एक जो है आर्थिक नियोजन समिति की एक आर्थिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है। आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है। आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है। ठीक है, 1947 में गठन किसका होता है? आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। किसमें? आर्थिक नियोजन समिति में अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जब ये अध्यक्ष होते हैं तो ये सिफारिश करते हैं। सिफारिश किसकी करते हैं? सिफारिश करते हैं ये योजना आयोग बनाने की। किसकी? योजना आयोग बनाने की। योजना आयोग बनाने की। योजना आयोग बनाने की कब करते हैं? ठीक है, ये घोषणा करते हैं 15 मार्च
1950 को अपना बनता है योजना आयोग, ठीक है। और इसमें जो है जो पहले अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के, अध्यक्ष कौन होते हैं? अपना प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? अभी जैसे नीति आयोग का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार से उस टाइम पे जो पहले प्रधानमंत्री थे अपने जवाहरलाल नेहरू, तो उस टाइम पे जो योजना आयोग का जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद तुमसे पूछ रही कि उपाध्यक्ष कौन था जो योजना आयोग का 1950 में प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपने यहाँ पे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखो प्रथम उपाध्यक्ष तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, जो पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन अगर डिटेल से पढ़ेंगे पूरी चीजें, तो सबसे पहले अपन ने जो है ये जो पंचवर्षीय योजना है इनका जो प्लान अपन ने कहाँ से ग्रहण किया था? जो रूस देश है, यूएसएसआर चलता था पहले ना, अभी तो इसका विघटन हो गया, रूस अलग हो गया यूएसएसआर से, लेकिन पहले यूएसएसआर एक था, तो वहीं से अपन ने जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान ग्रहण किया था। उसके बाद में सबसे पहले अपने स्वतंत्र जब हो जाते हैं तो अपना एक आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है। जब आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सिफारिश करते हैं किसकी? योजना आयोग बनाने के लिए, जो 5 वर्ष में अपनी जो योजनाएं पेश करेंगे अपन को किस पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में जिसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं योजना आयोग के, वो बनते हैं 15 मार्च 1950 को अपना योजना आयोग का गठन हो जाता है। उसके प्रथम जो अध्यक्ष है वो बनते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? और भाई ये कैसा आयोग था जो योजना आयोग है? कैसा था? एक तो था सांविधिक, मतलब संविधान में तो कोई था नहीं, एक के रूप में आया था। कैसा था? सांविधिक निकाय, ठीक है, सांविधिक। एक तो क्या थे? सांविधिक निकाय था। इसके बाद में जो अपनी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वो चली थी 1951 से 1957 के बीच में, ठीक है, 1951 से 1956, ठीक है। और इससे पहले अपना 1952 में एक चीज और आई थी। 1952 में ध्यान रखना कि 1952 में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या आया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद हो गई चीजें। इसके बाद में 2014 में जो है योजना, जब भैया तो होगी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, और जो लास्ट कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना चली अपने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। उनमें से जो लास्ट थी वो चली थी अपने 2012 से 2017 के बीच में, ठीक है। इसके बाद में 2014 में जब जो अपना योजना आयोग इसका विघटन हो जाता है 2014 में, और इसकी जगह क्या जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग हो जाता है 2014 में, और घोषणा हो जाती है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन से? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पनगड़िया। समझ में आया रहा तुम्हें ये चीजें? इसके बाद में अपन अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में और कोई चीज देखें तो ये देख सकते हैं कि जो भाई योजना अपनी जो है पहली चली थी 1951 से 56 तक। उसके बाद में इसमें योजना अवकाश भी आया था, ठीक है। योजना अवकाश कब आया था? 1966 से 1969 के बीच में क्या आया था? योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश ये तो था प्रथम योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश। उसके बाद में दूसरा योजना जो अवकाश आया था वो आया था 1988 89 के टाइम पे, ठीक है, योजना अवकाश। ये अपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ अच्छी चीजें थी जो अपन को यहाँ से याद रखे जानी चाहिए। और अब तुम इसको जब अपन पंचवर्षीय योजनाओं में तुम्हें जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें बताऊंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, उसके बाद दूसरे में क्या था, कौन से मॉडल पे आधारित। तो जो पहली जो है पीसी महानोबल्स जो मॉडल है उनके आधार पे पहली पंचवर्षीय योजना थी अपनी, और कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया गया था उस टाइम पे। पंचवर्षीय योजनाओं में ये था, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारे बीच में, देखो, विकास। केवल विकास तो नहीं होगा, आधुनिकीकरण भी था, समता भी थी और आत्मनिर्भरता भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इसी तरह से तुम भाई जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आना है वो तो भाई फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, तुम कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छी तरह से तैयार कर लो। भाई क्या था, क्या हिस्ट्री थी इसकी, इसी प्रकार से, और मैं हिस्ट्री में क्या क्या था, और वर्तमान में जो है नीति आयोग ने क्या क्या कार्य कर रहा है ना, योजना आयोग से क्या क्या, नीति आयोग आएगा, या तो नीति आयोग से तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, करंट से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हिस्ट्री में जाएगा तो वहां से स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन पूछेगा तो वहां से पूछेगा। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो। यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारे बीच में, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है नोबल गैस। भाई जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस बताओ क्या होती है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो नोबल गैस होती है,
जो नोबल गैस होती है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्टता गैस। जो अपनी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है जो मेंडलीफ ने बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें जो 18वां जो वर्ग है, कौन सा वर्ग है, 18वां वर्ग है, लास्ट वर्ग है, जिसमें अपनी जो संयोजकता है, सारे जो तत्व है उसमें पूरी कर लेते हैं, तो उनकी जो है अक्रिय हो जाते हैं, मतलब क्रिया करने में समर्थ नहीं होते, फिर बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनर्ट, मतलब या अक्रिय, मतलब बिल्कुल अक्रियशील है ना। तो उसमें जो आती है वो कितने हैं, कौन कौन है, हीलियम, हीना, नीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये सारी क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं। तो हमसे भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो है अक्रिय गैस नहीं है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे अगर अपन अक्रिय के बारे में सारी चीजें यहाँ से पढ़े भी, अगली एग्जाम में जो अपनी अब पेपर लगेगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो कि भाई ये नोट ए फॉलोइंग नोबल गैस, तो नोबल को देखो पहले तो अपन क्या बोलेंगे नोबल को देखो नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब क्या होगा बताओ, नोबल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। अगर दूसरा बोले तो ये क्रिया नहीं करती तो क्या बोल देंगे, अक्रिय बोल देंगे, ठीक है, अक्रिय गैस। अगर इंग्लिश में तुमसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस, क्या बोलेंगे, इनर्ट, जो मतलब बिल्कुल क्रिया नहीं करती, इनर्ट मतलब बिल्कुल सुप्त है ना, बिल्कुल क्रिया नहीं करती किसके साथ। अब क्रिया क्यों नहीं करती, इसका क्या रीजन है, देखो अगर तुम देखोगे तो आवर्त सारणी में जो लास्ट का वर्ग है, मैं बना के बता देता हूँ इधर है ना, लास्ट का जो वर्ग है कौन सा बताओ, 18वां जो वर्ग है, तो इसमें क्या है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, जिनोन, ठीक है, रेडोन की, ठीक है, रानी। अब इसको ट्रिक याद करने की क्या है, देखो ये जो अगर तुमसे अगला भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो तुमसे इनमें से पूछेगा ना, तो ये क्या है, जिनोन है, ठीक है, जिनोन। इनमें से ये सारी क्या है, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं इनको। अब ट्रिक याद करने क्या है, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक देखो इधर लिख रहा हूं मैं, हीना, नीना, हीना, नीना और हीना, नीना और करीना, जिनोन की रानी, ठीक है, जिनोन क्या एक सिनेमा होता है जिनोन, है ना, जिनोन की रानी। तो भाई ये सारी क्या है, सिनेमा की रानी है ना, और हीना, नीना और करीना। तो कैसे याद रखें, देखो हीना से क्या बन गया, हीलियम, हीना से क्या बन गया, हीलियम, इसका क्या हो जाएगा, हीलियम। बाकी जो नियोन है, नियोन को क्या हो जाएगा, नियोन। हीना, नीना और से क्या बन गया, ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन बोलेंगे। इसके बाद में जो करीना है इसको बोलेंगे क्रिप्टोन, क्या नाम है इसका, क्रिप्टोन है, क्या नाम है, क्रिप्टोन है। इसके बाद में जो ये है जिनोन, ठीक है, जिनोन एक्स, ठीक है, क्या है ये, जिनोन। और ये क्या हो गई यहाँ पे, रेडोन हो गई, क्या हो गई, रेडोन हो गई। तो ये तो होगी अपनी कौन सी, अक्रिय गैस है। अब इनकी एक विशेषता है, देखो एक तो 18वें वर्ग में पाई जाएगी ये, और देखो 18 मतलब अगर अपन अष्टक पूरा करेंगे, जब इनकी संयोजकता है वो क्या होती है, 0 होती है ना, 2 देखो ऐसे भरेंगे 288, ठीक है, 288 भरते हैं अपन, कैसे भरते हैं देखो, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6, इसके बाद में 3s2 और 3p6, देखो एक 2 हो गए, उसके बाद में देखो 2 और 6 कितने हो गए, 8, 2 2 आ रहे ना, तो 6 और 2 8 हो गए, और इसके बाद में 3s2 और 3p6, ये अष्टक भरने का नियम है। जब अपन डिटेल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से समझा दूंगा इसको, लेकिन अभी ये चीज याद रखो कि अक्रिय गैसें है ना। देखो इसमें कौन कौन सी आ रही है, देखो नियोन आ रही है, ऑर्गन भी आ रही है और हीलियम भी आ रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तुम ध्यान रखना, इसका कितना होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इन चीजों को याद रखना, 8 8 18 18 और जोड़ दो इसमें, 8 6 14, कितना हो जाएगा 54, ठीक है। इसके बाद में से चलता रहता है, बीच में 36 जोड़ दो, ठीक है। तो ये इनका परमाणु क्रमांक थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें जो ऑर्गन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है बताओ, जो ऑर्गन गैस का उपयोग करते हैं अपन, जो बल्ब वगैरह बनाते हैं ना, बल्ब वगैरह में इसमें करते हैं, तो ध्यान रखना ना। और हीलियम का उपयोग इसमें करते हैं, श्वास के जो ऑक्सीजन के साथ में जो श्वास होती है उसमें करते हैं। और हीलियम कहाँ पे पाई जाती है, जब नाभिकीय संलयन होता है तो वहां पे भी हीलियम पाई जाती है, कौन, नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। इनर्ट गैसों के बारे में 18वां तो आवर्त हो गया, इसमें हीना, नीना और करीना ये हो गई गैसें, और इनका जो अष्टक पूरा नहीं होता, संयोजकता भी इनकी पूर्ण हो जाती है, तो इनको ना तो किसी से लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई इनको उत्कर्ष ऐसे क्यों बोलते हैं, अक्रिय गैसें क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूरा हो जाता है। इनका अष्टक पूरा है, ना तो इनसे किसके लेना है ना किसी को देना है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अक्रिय गैसें या फिर इनर्ट गैसें। तो आए तुमको इनका समझ में जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा, जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे से बनेगा तो इन चीजों से रिलेट करके बनेगा तुम्हारे, अगर साइंस में बनेगा तो, ठीक है। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय या जलमार्ग ना 10 किस राज्य में स्थित है? ये पिछली जो तुम्हारे 2023 में जब क्वेश्चन हुआ था तो ये क्वेश्चन वहां पे आया था। तो अभी यहाँ से अपन क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो या तो पूछा इसने नेशनल वाटरवे 10 पूछा है। अभी यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, एक इसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग का जो एक्ट है वो कौन सा है बताओ? जो एक्ट इसका जो पहला आया था वो तो आया था 1986 में। उसके बाद जो एक्ट आया था इसका 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में एक एक्ट आया था इनसे संबंधित ना, जलमार्गों से संबंधित, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में आया था। लेकिन इसमें जब संशोधन हुआ तो उस टाइम कितने अपने देश में कितने थे जलमार्ग? 111 जलमार्ग थे और उनमें से 13 तो क्या थे? चालू स्थिति में थे, अरबी। तो यहाँ से जो इबन होता था उसके बारे में, मान लो इबन होता था के बारे में आप पूछा, मान लो किसी और के बारे में पूछ सकता ना, कौन सा यात्री आया था? सुलेमान आया था और भी बहुत सारे यात्री, कौटिल्य आया था ना, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो अगले उस पर चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो देखो ये तो है अपनी विदेश व्यापार नीति, ठीक है, ये तो सबको पता है विदेश व्यापार नीति जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो है। और जो फेमा है ये क्या है? फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कब आया था बताओ? इसका क्या नाम है इसको बताओ? फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और कब आया ये? 1999 में। इससे पहले इसका जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट की जगह ये 1973 में भी आया था, ठीक है, ये 1973 के स्थान लिया था इसने। और यहाँ पे क्या था? पहले रेगुलेटिंग था, ठीक है, रेगुलेटिंग। तो इसको ये चेंज कर दिया था, ठीक है, विनियमीकरण। क्या है? विनियमीकरण। और यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट है। तो इनको फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो ये तो हो गई है ना, इसमें मतलब विदेशी मुद्रा होती है उसका होता है। और ये अपना औद्योगिक नीति है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो प्रतिबंधात्मक वो है होता है एमआरटीपी। क्या होता है? एमआरटीपी होता है प्रतिबंधात्मक, ठीक है, प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। और कब का अधिनियम है बताओ? ये है 2002 का अधिनियम, ठीक है, 2002 का है एमआरटीपी। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये तो है चौथा संस्करण। कब वो आया था? जो 2023 की जो एग्जाम उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब कौन सा पूछेगा? जो अभी फिलहाल अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए हैं? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने कहाँ पे हुए हैं अभी, तो अपन इसको तो याद नहीं करेंगे, अपना याद करेंगे अभी, अपने इसको याद करेंगे अभी भाई अपना 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये जो 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका जो 7वां एडिशन है, कौन सा? 7वां एडिशन है, ठीक है, 7वां जो एडिशन है इसका वो कहाँ पे हुआ है बताओ? बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है इसका। और इसमें जो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं बताओ? फर्स्ट नंबर पे तो कौन है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसने बताओ कितने पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं 58, तो इसने 53 पदक जीते हैं और टोटल जीते हैं इसने 158। देखो 58 से 158, ठीक है। अगर दूसरा स्थान पूछ ले तुमसे तो वो है हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा कितने जीते हैं बताओ भाई? हरियाणा ने जीते हैं अपने यहाँ पे 39। अगर 39 3 से गुणा करोगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। तो 39 117 मतलब 39 गोल्ड जीते हैं, बाकी टोटल पदक 158 जीते हैं और हरियाणा टोटल पदक 117 जीते हैं और दूसरे नंबर पे हरियाणा। तीसरे अगर पूछ ले तो तीसरे पे कौन है? राजस्थान तीसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे कितने जीते? राजस्थान ने अपने ने 24 पदक जीते हैं ना और टोटल कितने? 60 पदक राजस्थान ने यहाँ पे जीत हासिल की है। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया? अगर मैं तुमसे पूछूंगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है और बिहार में हुआ है तो इसका जो पहले नंबर पे आया कौन है? महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 158 और 57 पदक पूछे तो 58 पदक। दूसरा कौन है? हरियाणा है। हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? 39 पदक तो 57 जीते हैं गोल्ड और टोटल जीते हैं इसने 117। अगर राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान ने जो है 24 पदक तो जीते हैं अपने गोल्ड वाले और 60 पदक जीते हैं टोटल राजस्थान ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तीन पोजीशन इसकी। और कहाँ पे हुआ है? बिहार में। कौन सा एडिशन है? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। जो अगला 8वां कहाँ पे होने वाला है? जो 8वें गेम 2026 में होंगे तो तेलंगाना में होने की संभावना है। अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई लेकिन तेलंगाना में होने की संभावना है पूरी, ठीक है। तेलंगाना में 8वें जो यूथ गेम्स है खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो कहाँ पे होंगे? तेलंगाना में। लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 25 में कहाँ है? बिहार में। कब हुआ था ये? मई में, ठीक है, मई में। ये हुआ है 5 से 15 मई, ठीक है। मई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए? बिहार में। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पूरी। अगला क्वेश्चन है आईबी महिला, तो अपन महिला वाला तो याद करेंगे 2023 की। अपन कौन सा याद करेंगे? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। अगर मैं तुमसे इसके बारे में पूछूं 2025 के बारे में देखा तो ये बताओ, ये हुई है अपने जो है लिवरपूल कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड में। लिवरपूल इंग्लैंड में, लिवरपूल इंग्लैंड में।
इसके बाद में जो पहला नंबर है, अभी पहले पे कौन है? पहले नंबर पे अपना उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। और तुमसे पूछ लो दूसरे पे कौन सा है? ताजिकिस्तान है, ठीक है, ताजिकिस्तान। और तीसरे पे कौन सा है? अपना इंडिया है। तो अगर इंडिया के पदक की बात करें तो इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हुआ है तो ना 4 से 14 सितंबर को, ठीक है, 4 से 14 सितंबर को। कहाँ पे हुआ है? लिवरपूल, इंग्लैंड में। ध्यान रखना ना, प्रश्न आएगा पूरा दिल्ली पुलिस में फिक्स प्रश्न है, ठीक है भाई। जो अगर तुमसे पूछ ले अगर तुमसे पूछ ले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुई है? अगर तुमसे पूछ ले कि जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुई है? अपना जो लिवरपूल इंग्लैंड है, तो वहाँ पे 2025 की जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो हुई है। और इसमें जो पहला नंबर है वो किसने लिया है? यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने यहाँ पे पहला नंबर अपना लिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसने जो उज्बेकिस्तान है, इसने कितने, जो उज्बेकिस्तान सॉरी कजाकिस्तान है ना, पहले कौन है? कजाकिस्तान है। और ताजिकिस्तान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो कजाकिस्तान है, इसने कितने पदक जीते हैं बताओ? 7, 1, 2, मतलब 7 इसने गोल्ड मेडल, टोटल 10 पदक इसने जीते हैं। क्योंकि उज्बेकिस्तान है और अपना इंडिया ने कितने पदक? इंडिया के ध्यान रखना ना, 2, 1, 1, ठीक है, 2, 1, 1 इसने जीते हैं, इंडिया ने 2, 1, 1, ठीक है, 2, 1, 1 इंडिया ने भाई 2, 1, 1 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो किसने जीता है? तो जीता है जैस्मिन ने। किसने? जैस्मिन ने। और दूसरा जीता है अपना जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है। और दूसरा जीता है अपना मीनाक्षी ने, ठीक है, मीनाक्षी। इन्होंने जीता अपना गोल्ड पदक। एक जीता है इसने जो पूजा रानी ने, कौन? एक तो जीता है पूजा रानी ने, जीता है ब्रॉन्ज पदक। और एक जो है, जो ये है सिल्वर पदक जीता है नूपुर ने, ठीक है, नूपुर ने। तो ध्यान रखना ना ये चीज़ भाई कहाँ पे हुआ है। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुई है वो कहाँ पे हुई है? लिवरपूल इंग्लैंड में हुई है। और इसमें जो पहला जो फर्स्ट स्थान पर रहा कजाकिस्तान है, दूसरे पर रहा अपना उज्बेकिस्तान, और तीसरे पर रहा अपना इंडिया। तीसरा इंडिया ने कितने पदक जीते? टोटल 4, 2 स्वर्ण, 1 ब्रॉन्ज और 1 जो है कांसा पदक, कांसा जीता, ठीक है। और इसमें जो अपनी कौन सी गोल्ड किसने जीता? एक तो मीनाक्षी हुड्डा ने और जैस्मिन लंबोरिया ने। और नूपुर ने एक जो है सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है, और ब्रॉन्ज जीता है पूजा रानी ने। तो ध्यान रखिएगा पूजा रानी। तो आज के लोग यहीं पेंड कर रहे हैं, थोड़ा हमारे स्टूडियो काम चल रहा है इसलिए आवाज़ ज़्यादा आ रही है।